नमस्कार, अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में पद्मश्री शोभना नारायण जी हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से फटाक से आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अपनी कहानी के माध्यम से आपको फ्री कोचिंग दी जाती है, जिससे अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और इसलिए विभिन्न पर्सनैलिटी को हम लोग बुलाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ सीखना है, तो अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद आप कमेंट्स दें। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से, हमारे अतिथि से कुछ सवाल-जवाब भी करना चाहते हैं, तो करें, लिखें, ताकि वो रिप्लाई करेंगे। मैडम, आपका अपनी कहानी में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको और बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सीरीज किया और आज इस वक्त हम लोग नवरात्रे के पीरियड में के दौर से गुजर रहे हैं। तो देवी जो है वो शक्ति का ही स्वरूप है और और जीवन में हमें शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है, आप थैंक बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इसलिए तो आज शक्ति का दिन भी है और इसलिए विशेष शक्ति से हम लोग मिल रहे हैं, जो हमेशा लोगों को प्रसन्न करते हैं, ऊर्जा वान बनाती हैं। तो मैम, आप अपने कुछ यात्राएं के बारे में बताएं कि कैसी आपकी यात्रा रही है जीवन की। जीवन की यात्रा तो हमेशा हर लोगों की तरह संघर्ष में रहती है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जीवन में, बहुत आते रहते हैं, लेकिन उससे आदमी बहुत सीखता भी है, बहुत कुछ सीखता है। और शायद उस सीख में आगे बढ़ने की एक क्षमता भी रहती है। और हमारे जो एक डेवलपमेंट का भी एक वो दिखता है कि आप किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, अगर मैं, क्योंकि मैं नृत्य के क्षेत्र में, नृत्य जो है वो विजुअल है, वो आगे दिखता है। अगर पढ़ाई लिखाई है वो कुछ दिखता नहीं है वो पीछे है, तो वो इनविजिबल है। लेकिन नृत्य, क्योंकि वो, अगर मैं बैक स्टेज आर्टिस्ट रहती तो वो इनविजिबल होता आगे वो। लेकिन नृत्य जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहला मेरा संघर्ष रहा अपने आप से, और हमेशा ही रहा है संघर्ष अपने आप से। क्योंकि वक्त चुनौती देती है, वक्त मौका भी देता है, लेकिन चुनौतियां भी साथ देती हैं। और ये कहानी है, जब मैं शायद 4 साल की हो गई और मैंने शुरू किया था डांस सीखना 1 साल पहले, या ऐसे ही। और जुम्मा जुम्मा जैसे माँ कहती हैं कि अभी अभी तो सीख रही थी। तो और नानी के यहाँ गए, तो फिर वहां देखा कि सब लोग कोई डांस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो मुझे भी शौक चढ़ा, मैंने भी जिद किया, थोड़ी जिद्दी मिजाज की हूँ। और तो और तो मैंने भी जिद किया। मेरी माँ डिसिप्लिनेरियन, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, परफेक्शनिस्ट थी वो। तो वो कि अभी तो जुम्मा जुम्मा आपने क्या, ये स्टेज वेज का अभी चक्कर नहीं, तो मैं, डांस अगर करना है तो पूरी अच्छी तरह से करो, नहीं तो नो। तो और उनकी जो बुआ थी, जो उस समय शारदा देवी 1916 में पर्दा तोड़ आंदोलन में उन्होंने शुरू किया था बिहार में, नॉर्थ बिहार में। और वन ऑफ द अर्ली MLCs थी 1936 की, 1936 की बिहार असेंबली। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये किस तरह की तुमने ट्रेनिंग दी है अपनी बेटी को। लेकिन मैंने तो जिद कर लिया, अब ठीक है, तो मान गए उन लोग। अच्छा हुआ कि एक दिन पहले
स्टेज पर रिहर्सल्स के लिए सबको बुलाया गया, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, कॉन्टेस्टेंट्स थे। तो हम भी गए, पहुंचे। अब सबको बड़े 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 लड़के, मैं तो छुटकी सी, और ऐसे ऐसे देख के मैं तो घबरा गई और अहिल्या की तरह शिला बन गई थी, और मैं स्टेज पे ही ना जाऊं। मुझे फुसलाया गया, सब कुछ किया गया, मिठाई तो ये वो फलाना आइसक्रीम। मैं अंदर से तो मन कर रहा था नृत्य करे, लेकिन अगर पत्थर कहाँ पिघले, वो जो भय ने जकड़ लिया था। तो वही मैंने कहा ना, अपने आप से जूझना था। और फिर घर आया और जो मेरी पिटाई हुई, जो मेरी पिटाई हुई, अब मैं वो पिटाई को अभी भी नहीं भूलती हूँ। लेकिन वो पिटाई मैं खाती गई, अंदर मन कर रहा था डांस करने के लिए, लेकिन मैं खाती गई। बस एक वाक्य ने वो बांध तोड़ा, और वो था कि ये नौटंकी बाजी नो मोर, अब इसके बाद डांस वांस बंद। जहां मैंने सुना मेरा डांस वांस बंद, मैंने कहा कि इन लोग तो बात के पक्के हैं। वो उस अब देखिए, एक भय दूसरे भय को काटता है। वो भय कि मेरा डांस रुक जाएगा, वो पहले वाले भय स्टेज प्रेजेंस के लिए, वो काट दिया। और वहां, और फिर जो मैं चीखना शुरू, जैसे बांध टूट जाए, और चीखना शुरू किया कि मुझे तो नाचना है, आप मेरा डांस रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, वगैरह वगैरह। और फिर जाकर दूसरे दिन ऐसा नाची हूँ कि फर्स्ट प्राइज लेकर आई हूँ। तो वो सबसे पहली चुनौती स्टेज फ्राइट की थी, अपने आप से लड़ने की। वो सबसे पहला था। एक और चुनौती आई थी बहुत बड़ी, और वो था कि जब मेरा नाम तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन हमेशा गुरु साथ रहते थे। और गुरु जब साथ रहते थे तो वो एक तरह की बेफिक्री हो जाती है कि आपको, क्योंकि कोई और कंडक्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे ऐसे। लेकिन ये शायद 1970 या 71 की बात है, या 72 की बात है, उन्हीं दौरान मैं बॉम्बे में था, षणमुखानंद हॉल में। मैं अकेली थी, गुरु नहीं थे साथ। और उस जमाने में ऐसा होता था कि आपका तबला वादक साथ नहीं जाता था, कोई ऑर्गेनाइजर्स बुक करते थे तबला वादक। तो वहां के नामी तबला वादक, मैं यंग डांसर, 20-21 साल की यंग डांसर, लेकिन तबला वादक बिल्कुल अनजान। तो उस जमाने के बहुत ही मशहूर थे उस्ताद लतीफ अहमद खान, तो उनको बुक किया गया था। अब मैंने किया। अब वहां एक और वो सीखने को मिला कि मैं किस तरह से आप अपनी बात को रखते हुए, अपनी शास्त्रीयता को रखते हुए, साथ ही साथ ऑडियंस को कैसे भांपे, और क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए हर चीज का। वो बहुत बड़ी सीख थी, क्योंकि एक ऐसा मौका आया था कि मुझे लगा कि मैं हूट हो जाऊंगी, और ऑलमोस्ट मैं स्टेज के बाहर चली गई थी, घबराहट के मारे, भय के मारे, और जा रही थी। और जबकि पता नहीं फिर से क्या अपने आप में आया कि मैं क्यों रण छोड़ करके भाग रही हूँ, क्यों रण छोड़ करके भाग रही हूँ, मुझे तो जीतना है। और जो फिर वापस आकर के, और जो मैंने एकदम अपनी बात को रखते हुए, शास्त्रीयता को रखते हुए, फिर जो किया, मुझे तो ऐसी वाहवाही मिली, ऐसी वाहवाही। तो मैं कह रही थी कि सबसे ज्यादा चुनौतियां मुझे अपने आप से जूझना पड़ा। हाँ, समाज का तो था ही, समाज का था। और लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं किया समाज का, कि उन लोग ने कहा लड़की डांस करेगी, प्रोफेशनल डांसर बनेगी, ये कैसे आप। उस जमाना तो और भी था, मैं 50s की बात कर रही हूँ, 50s और 60s कि डांस का मतलब था कुछ नेगेटिव ढंग से सोचते थे। तो क्यों क्यों करना है, आप क्यों करेंगे। और फिर ये तो इस तरह की चीजें बहुत सारी आई हैं हमारे जीवन में। और
और अच्छा है। मैं क्योंकि मुझे डांसर बनना था, और मैं इतना ये कहूँगी समाज और रिश्तेदारों से तो ऑपोजिशंस मिला, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरा था कि मैं करूँगी। और मेरे पेरेंट्स का यही सिर्फ था कि अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी अपने एथिक्स और वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप जब तक अपने वैल्यूज और एथिक्स को रखेंगे, हम लोग की तरफ से कोई बंधन नहीं है, बट डिग्निटी, वैल्यूज एंड एथिक्स, ये। और तो उसके बाद अब करते रहे। फिर था कि अरे, आप पढ़ाई भी कर रही हैं और आप डांस भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं हमेशा कहूंगी कि अपने में दृढ़ता हो तो वो हो जाता है। तो आपके गुरु कौन थे? कलकत्ते में जब प्रोग्राम सीखना शुरू किया, उस समय मेरे पिताजी का तबादला कलकत्ते में था, पोस्टिंग। और और मैं और मेरा जन्म भी कलकत्ते का है। वैसे तो हूँ मैं बिहार की, लेकिन कलकत्ते में मेरा जन्म हुआ। तो फिर गुरु साधना बोस, जो उस जमाने की बहुत ही फेमस डांसर थी। फिर जब मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हुआ तो गुरु कुंदरलाल सिसोदिया, और जब दिल्ली उनका तबादला हुआ तो गुरु बिरजू महाराज जी। बहुत बढ़िया, 3 गुरु के सानिध्य, त्रिमूर्ति का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपके चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा, तो सबसे स्ट्रगल जो है आपको कहाँ पे, चुनौती कहाँ मिला? कि ऐसा कि एक जीवन में कभी न कभी ऐसा आया होगा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही, वो इतना तनाव की वजह से, है ना? तो कुछ कभी ऐसा समय आया क्या कि आपको लग रहा होगा कि आप तो समझ नहीं आ रहा है क्या, भले ही आपके परिवार आपके साथ हों, नहीं, लेकिन परिवार साथ हो, लेकिन फिर भी साथ होने का मतलब कि स्ट्रगल तो आपको खुद ही करना है। वो मेरे लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, वो मेरे लिए डांस नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रगल तो मुझे ही करना है। और मुझे देखना था कि मेरी मानसिक वृत्ति कैसी थी। क्या मैं समाज के भय से झुक जाऊंगी? घर में जितना भी वो मुझे प्रोत्साहन दे, लेकिन अगर मैं कमजोर हूं अंदर से, तो फिर वो कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो वहां फॉर्चुनेटली वो था कि मुझे तो करना है, समाज जो कुछ भी करे, क्योंकि मैं अपने मूल्यों को इंटैक्ट रख रही हूँ, वैल्यूज से खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, एथिक्स से खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया, तो जो जो नृत्य का समाज था, जो कि तब तक तो वाहवाही कह रहे थे, वो ओवरनाइट दुश्मन बन गए। कि और वो क्रिटिसिज्म पर, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कि ये अगर पहले भी बहुत प्रोग्राम्स मिल करते थे, 6 7 8 प्रोग्राम्स पर मंथ, इधर उधर उधर, बाद में भी करने लगे, लेकिन क्रिटिसिज्म का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया कि अब प्रोग्राम्स कर रहे क्योंकि एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्योंकि एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो हर चीज में मतलब नीचे खींचने की कोशिश। इस तरफ सिविल सर्विस में बहुत दिन तक तो पता नहीं चला कि मैं वही डांसर हूं। जैसे पता चला तो वहां भी कि अरे, ये क्या है, लेकिन काम ही दिखाता है। तो वहां भी मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ भी डबल मेहनत, क्योंकि आपका काम ही फिर आपको प्रूव करता है कि आप कितने सीरियस और अपनी जगह कहाँ, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड को तो लोअर नहीं कर सकते हैं। और आपकी पहचान आपके काम से, एक बार आप स्टेज पे चले जाए तो आप कुछ भी हो, वो काम दिखाता है, और इस तरह भी अब आपका काम दिखाता है। तो वो फिर क्रिटिसिज्म फिर धीरे 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 कम होने लगा, फिर लोग एक्सेप्ट कर। लेकिन आज भी है कि लोग अगर जो समाज बोलना चाहे बोले। फिर प्रॉब्लम आई जब मुझे स्किन प्रॉब्लम हुआ,
अब वहां जब एक जहाँ एकदम क्लियर स्किन, जो कि आई मीन लोग कहते थे कि वाओ लुक एट दैट स्किन, लुक एट दैट और एकदम ओवरनाइट वो उसमें झांसा लगने लगा और ये सब, तो हर किस्म के प्रॉब्लम होने लगे। और फिर तो अब फिर लोगों की नजर और उनकी जो तिरछी बाण और उनके कमेंट्स आए, बहुत ही दर्दनाक थे। बहुत, यहाँ तक कि किसी ने एक मुझे याद है आज भी कि उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं भूलूंगी कि हेवली पाउडर्ड फेस। अब वो क्या जाने कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या अंदर के ये है। तो तब मैं कमरे में रोती थी कि इस तरह से क्यों हो गया, ओवरनाइट क्यों ऐसे हुआ, क्या लेकिन बहुत कुछ एलोपैथी से आयुर्वेद, आयुर्वेद से होम्योपैथ, होम्योपैथ से नेचुरोपैथ, वापस ये, तो ये जो सर्कल है चलते रहा चलते रहा चलते रहा, लेकिन ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन हाँ, फिर उसने फिर था कि बोलने दीजिए, लोगों को क्या मालूम कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो करना है। मुझे तो, मैं घर में बंद दरवाजे के अंदर तो रह नहीं सकती। तो आगे तो ठीक है, अगर किसी को हंसना है जरूर हंसे, मेरे मुंह पे हंसे, जरूर हंसे। तो मैंने एक दो लोगों को कहा है, आज भी जाती हूँ जैसे कि सिक्योरिटी चेक में, मैडम आपके फेस को क्या हो गया, तो मुझे, मैं हंस के बताती हूँ ऐसे ऐसे ये है, तो अच्छा दिसिंग, फिर मैं इमिग्रेशन वाले, तो इस तरह से आज भी होता है। तो लेकिन अब मुझे हंसी आती है और मैं उस पर मजाक करती हूँ, खूब अच्छी तरह मजाक करती हूँ, पर चूना लगा के और भी कह देती हूँ। तो फिर अब तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज द ओनली थिंग, एंड टू फेस लाइफ विद डिटर्मिनेशन। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लोग तो आपको तिरछी नजर और कटाक्ष बहुत ही नोकीले शब्दों से आपको देखेंगे और बोलेंगे, लेकिन मैं क्या बिल्कुल फर्क। सही कहा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को क्या पता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, हाँ, और इसके बावजूद भी आपके अपने ही लोग मेरे समझ से शुरुआत करते हैं आपके ऊपर कमेंट्स करना, बिल्कुल चुनौती देना। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एंड फेसिंग इट विद डिटर्मिनेशन, करेज एंड अ लाफिंग फेस। यस ट्रू, बिल्कुल। ओके, है तो है, सो सो बिल्कुल। कैसे आपने डांस का भी एकदम उम्दा परफॉर्मेंस रखा, और सिविल सर्विसेज की तैयारी, क्योंकि किसी भी समय में, चाहे अभी के समय में हो या आपके समय में, जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो पढ़ाई एक चुनौतीपूर्ण रहता है। तो चुनौतीपूर्ण पढ़ाई, चुनौतीपूर्ण डांस, और कैसे इसको मैनेज किया आपने? इसमें एक्चुअली बहुत ही, जो बचपन से एक आदत पड़ गई थी और शायद इनडायरेक्टली मुझे वो ट्रेनिंग मिली थी, एकदम फोकस्ड रहने का, कि और ये शायद ये वाक्य जो है, जो मेरे 7-8 साल की जब मैं थी, उस समय का वाक्य, 8 साल थी, 8 से 9 साल की थी, उस समय का वाक्य, कि वो शायद अनकॉन्शियसली मेरे जीवन में काम कर रहा था, और शायद उसी कारण मैं इतना फोकस्ड रही हूँ। मैं टर्मिनल एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी, और फिर पढ़ाई कर रही थी, जो है प्रेपरेशन हो रहा था। और फिर मेरी तब तक माँ आकर के मेरी किताबें बंद कर दे और कहे कि भागो यहाँ से, मुझे देखना नहीं है। और माताएं तो कहेंगी कि बेटा पढ़ो और पढ़ो, ठीक से पढ़ो। यहाँ मेरी माँ बंद कर रही है किताब और कहती आउट, आउट, यहाँ जैसे चली जाओ। तो क्यों, और मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ जरा सख्त थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी डिसिप्लिनेरियन थी। तो मैं ऐसे करके डर के मारे में देखी कि अब मैं क्या किया। तो फिर उसके बाद, तुम तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हो, कोई प्रेपरेशन नहीं हो रहा है,
मैं किताबें खोल करके बैठी हूँ और तुम्हारा दिमाग तो इधर से उधर वो जिस तरह से पढ़ रही हो मुझे पता चल गया कि कोई कुछ अंदर नहीं गया है। तुम जाओ, जो भी करना है करो। मैं अपना डांस रियाज किया, मैंने अपना मैं दोस्तों के साथ खेल के वापस आए, बढ़िया पढ़े और एग्जाम में फर्स्ट भी आए। तो मैं भूल गई, लेकिन वो फिर आदत पड़ गई। नहीं तो मैंने कहा फिर से वही किताब बंद हो जाएगी मेरी और मुझे भेज दिया जाए, तो उसके पहले क्यों ना अपना फोकस से कर ले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत सालों के बाद माँ से पूछा, उनके डेथ के कुछ दिन पहले, कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो इसे कि वो इंडिया, क्योंकि आप फोकस नहीं थे। उन्होंने सिर्फ कहा आप फोकस नहीं थे, आप फोकस्ड रहिए, टाइम मैनेजमेंट खुद आ जाता है। जो चीज आप लीजिए वो एकदम एकाग्र चित्त से कहिए, अपना वो कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में, वो वो सब कुछ बैठ जाता है। वो वही कह रही है, जीवन जिक्सॉ पजल की तरह है। और वो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो सब गोटी अपनी अपनी जगह एकदम अच्छी तरह बैठ जाती है और वो एक बहुत बढ़िया पिक्चर निकल आता है। तो आप जो है, और शीज़ा कि मुझे खुशी है कि तुमने उसको अनकॉन्शियसली इम्बाइब कर लिया था और वो उसने, तो शायद यही कारण है कि मैं कर पाई जो आप कह रहे हैं। और इसके लिए मैं ये भी कहूंगी कि मुझे चुनौतियां इस तरह की आती हैं कभी कभी कि अब पता नहीं चलता है। मैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड थी, उस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस था और मुझे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था। बहुत ही जिम्मेवारी की थी कि पूरा इलेक्शन कंडक्ट करो, बैलेट बॉक्सेस को रिसीव करो, काउंटिंग ये करो, वो फलाना, ये जो वो जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो 2-3 दिन तो घर तो मैं आई नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए आती थी, 1 घंटा सोए, फिर नहा धो करके वापस। और उसी वक्त मेरे पति देव जो बाहर अपने देश के एम्बेसडर थे, उनको उसी समय आना था 3 दिन के लिए, वो आए। अब वो 3 दिन और वो 3 दिन तो मैं इलेक्शन में वो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। तो मैंने कहा कि आपका तो बहुत ही इल टाइम्ड विजिट है, क्योंकि मैं तो इसे कोई बात नहीं। तो अब तो मैं आती थी, उनसे हार्डली मैं मिली। वही रात को मैं आती थी, मैं सिर्फ सोती थी, जल्दी 1-2 घंटा सोया, नहा धो करके तैयार होकर के वापस, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस रिसीव करना है। तो इस तरह से तो तो वो भी एक है कि वो अपना उस समय तो काम था, उस समय प्रोग्राम्स भी आए, नो सॉरी, ये 4 दिन 5 दिन आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रोग्राम्स, क्योंकि ये अभी तो मेरा इम्पोर्टेंस ये है। तो वो भी चलता रहा। एक और था कि जब मेरे हस्बैंड एम्बेसडर दिल्ली इंडिया में बने, तो प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स होता है, तो वहाँ वाइफ भी रहती है, क्योंकि उसके बाद चाय पानी होती है। तो अब मैं धर्म संकट में, क्योंकि उसी वक्त मोडेरा फेस्टिवल में मेरा प्रोग्राम था। पहले राजकोट था, एक दिन उसी दिन राजकोट पे था प्रोग्राम, और नेक्स्ट डे मोडेरा फेस्टिवल में था। अब मैं धर्म की मैं क्या करूं। फॉर्चुनेटली कि ये ओपन स्काई पॉलिसी आ गई थी, लेकिन फिर भी ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब इतने ज्यादा कनेक्शन, अच्छी तरह कनेक्टिविटी नहीं थी जो आज के दौर में है। तो अब मैं क्या करूं, अब रहना भी है, क्योंकि जो उस समय के राष्ट्रपति थे हमारे अच्छे दोस्त भी थे, बॉस भी रह चुके थे। अब मैं क्या अब क्या करूं। अब तो गई वहां, अटेंड किया, और फिर दिल ऐसे तो सब कुछ वहाँ, सब कुछ हुआ, फिर वो चाय पानी हुई, वो मैंने पूरा कर्तव्य निभाया एज अ वाइफ। जैसे कि खत्म हुआ, भागे वहां से सीधे एयरपोर्ट, सीधे वो 2 प्लेन्स चेंज करके राजकोट पहुंचे। प्रोग्राम
मेरे म्यूजिशियंस को तब तक कहा कि आप लोग शुरू कर दीजिएगा, अगर मैं नहीं आ रही हूँ तो शुरू कर दीजिएगा। तो फिर उन लोग अपना बजा रहे थे, आलाप ले रहे थे, और मैं तब तक एयरपोर्ट पे ही अपना मेकअप लगा रही हूँ, ये ज्वेलरी पहन रही हूँ, बाल बना रही हूँ रास्ते में, और आके सिर्फ कॉस्ट्यूम डाला और घुंघरू पहने और स्टेज पे। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो हर किस्म के मौके मिलते हैं, लेकिन अगर दृढ़ता हो और मन में है तो सब कुछ, मैंने कहा है कि ना, गोटी बैठ जाती है।